नाज़रीन, आज आपको लेके चलते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री की सैर कराने जो कि न सिर्फ अपनी कल्चर, डाइवर्सिटी और तारीख की वजह से जाना जाता है, बल्कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और यहाँ के लोगों में पाए जाने वाले लिबरल वैल्यूज भी इस कंट्री को दीगर इस्लामी ममालिक से मुमताज करते हैं। जबकि यहाँ की तारीख का इस्लामी कल्चर की इजाद के हवाले से भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और इस्लामी तारीख के अलावा भी यह कंट्री यूनानी, रोमी और बजंतीन जैसी कई कदीमी तहजीबों का मरकज रहा है। जबकि एशियन और मेडिटेरेनियन के साहिलों पर मौजूद दिलकश बीचेस के अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले दिलफरेब पहाड़ भी इस मुमलिकत को सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाते हैं। जी नाजरीन, बात हो रही है दो कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े आजमों को आपस में जोड़ने वाली एक इंपॉर्टेंट इस्लामी मुमलिकत तुर्की की। नाजरीन, तुर्की दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी इस्लामिक कंट्री है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स यानी यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसका एक छोटा सा हिस्सा बर आज़म यूरोप जबकि बाकी का हिस्सा बर आज़म एशिया की हदूद में आता है। और तारीख इस्लाम के अलावा यूरोपियन हिस्ट्री का जिक्र भी तब तक नामुकम्मल है जब तक तारीख तुर्की को बयान न किया जाए। इसके अलावा हिंदुस्तान, अफ्रीका और अमेरिका में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की वजूहात में से एक बड़ी वजह भी यही मुमलिकत थी। जबकि तारीख के अलावा अपनी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जदीद दौर में भी इसको तरक्की याफ्ता मुस्लिम ममालिक में से एक समझा जाता है। दोस्तों, इन तमाम फैक्ट्स के हवाले से तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ तुर्की के हवाले से जानना लाजमी है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, वैसे तो तुर्की की तारीख हजारों सालों पर मुश्तमिल है, लेकिन मौरखीन जदीद तुर्की की तारीख को 3 अदवार में तकसीम करते हैं, जिसमें सबसे पहला दौर सल्जूकी सल्तनत से शुरू होता है, जिसकी बुनियाद तुगरुल बेग और उसके भाई ने 1037 ईस्वी में रखी थी। इसके अलावा रकबे के लिहाज से यह सल्तनत अनातोलिया और लिवन से लेकर मशरिक में हिंदू कश तक, जबकि शुमाल में सेंट्रल एशिया से जुनूब में पर्शियन गल्फ तक तकरीबन 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। और दोस्तों, अब्बासी खिलाफत के खात्मे के बाद तमाम मुसलमानों को एक ही मरकज में मुत्तहिद करने वाली यही आखिरी सल्तनत थी, जिसकी वजह से सल्जूकी सल्तनत को इस्लामी तारीख में भी एक खास मुकाम हासिल है। दोस्तों, सुल्तान अली फरसलान को सल्जूकी सलातिन में सबसे अहम सुल्तान माना जाता है, क्योंकि सल्जूकी सल्तनत के हदूद को सेंट्रल एशिया से फैलाकर अनातोलिया और पर्शिया तक पहुंचाने वाले सुल्तान अली फरसलान ही थे। जबकि 1071 में बैटल ऑफ मज़्ज़िकट में बिज़ंटाइन एम्पायर को सल्जूकियों के हाथों शिकस्त का सामना भी उसी के दौर में करना पड़ा। दोस्तों, तुगरुल शाह सुईम इस सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे और उसी के दौरे हुक्मरानी में अजीम सल्जूकी सल्तनत का खात्मा तब हुआ जब ख्वारज़मी शाह मोहम्मद इब्न तकाश की तरफ से 1194 ईस्वी में सल्जूकियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सल्जूकी सल्तनत सिर्फ अनातोलिया तक ही महदूद होकर रह गई और बिल आखिर 14वीं सदी में सल्जूक डायनेस्टी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हुआ। नाजरीन, किसी भी कौम का कल्चर और उनकी रवायात उनकी तारीख से जुड़ी होती है और जो मज़हबी रवादारी तुर्किश कल्चर का हिस्सा है वो उनको तारीख से मिलने वाली मीरास ही है। क्योंकि सल्जूकी हो या फिर उस्मानी हुक्मरान, उनकी मज़हबी रवादारी और एक्सेप्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके दौर हुक्मरानी में न सिर्फ मसाजिद, हिस्पताल और कारवान सराय तामीर किए गए, बल्कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी उनकी इबादत गाहें मसलन गिरजाघर वगैरह की भी बड़े पैमाने पर तामीरात कराई गई। दोस्तों, सल्जूकियों के अलावा मौजूदा दौर में तारीख तुर्की को अक्सर ओटोमन हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि मौजूदा दौर में तुर्क कौम की सकाफत में ओटोमन हिस्ट्री की झलक वाज़ह तौर पर देखी जा सकती है। और दोस्तों, इस कल्चर के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस्मानी सल्तनत की तारीख पर भी कुछ रोशनी डालते हैं, जिसकी बुनियाद उस्मान अव्वल ने अनातोलिया में एक छोटी सी रियासत कायम करके रखी थी, जहाँ से फौजी फतवाहत और पड़ोसी रियासतों के साथ इत्तेहाद से अपनी सल्तनत के हदूद बढ़ाते गए और यहीं से तुर्किश हिस्ट्री का दूसरा दौर शुरू होता है। Invincible. नाजरीन, उस्मान अव्वल काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, जिसने सल्जूकी डायनेस्टी के खात्मे के बाद तुर्क कबाइल को दोबारा मुत्तहिद करके इस सल्तनत को कायम किया, जिसको उस्मानी खिलाफत भी कहा जाता है, जो कि एक ताकतवर मुस्लिम रियासत के तौर पर 1299 से लेकर 1922 तक कायम रही। दोस्तों, अपने उरूज के टाइम उस्मानिया सल्तनत के हदूद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के कैपिटल यानी वियना के दरवाजों तक पहुंच गए थे, जिसमें साउथ ईस्टर्न यूरोप का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मौजूदा दौर की रियासतें मसलन ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और बाल्कन रीजन के इलाके उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा बने थे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की रियासतें मसलन इराक, सीरिया, इसराइल और नॉर्थ अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, अल्जेरिया और अरब का भी एक बड़ा हिस्सा बाद में जाकर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने। Invincible.
नाजरीन, उस्मानिया सल्तनत के मशहूर सलातीन में से एक नाम सुल्तान महमूद II का भी आता है, क्योंकि उसी के दौर हुक्मरानी में तकरीबन 55 दिनों के तवील मुआसरे के बाद 29 मई 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया गया और ऑटोमन एक्सपेंशन के लिए साउथ ईस्टर्न यूरोप के दरवाजे इसी फतेह ने खोल दिए, जिसके बाद उस्मानियों की फतवाहत ने वियना के दरवाजों तक दस्तक दी। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद यूरोप और एशिया को तिजारती तौर पर जोड़ने वाला वाहिद रास्ता उस्मानी सल्तनत के कब्जे में आया, जिसकी वजह से अपनी तिजारत के लिए यूरोपियन ताकतों ने मुतबादिल समंदरी रास्तों को खोजना शुरू किया और इसी खोज ने 1492 में कोलंबस को अमेरिका जबकि वास्को डी गामा को 1498 में हिंदुस्तान पहुंचाया। और दोस्तों, इनकी यही खोज बाद में जाकर हिंदुस्तान और अमेरिका में यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की बुनियाद बनी। और नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हो कि हर उरूज का एक जवाल जरूर होता है और उस्मानियों का भी 16वीं सदी की शुरुआत से ही उरूज से जवाल की तरफ सफर शुरू हो गया था। और 20वीं सदी की शुरुआत में उस्मानिया सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब उसको अपनी बका की फिक्र होने लगी थी और इसी बका की खातिर जंग अजीम अव्वल में उस्मानी सल्तनत जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और बुल्गारिया का इत्तेहादी बना, जिनको इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा और बिल आखिर 600 साल तक कायम रहने के बाद उस्मानी दौर का खात्मा 1922 को हुआ और ग्रेट ऑटोमन एम्पायर मौजूदा तुर्की की सरहदों तक सिमट कर रिपब्लिक ऑफ तुर्की में तब्दील हो गया। और जंग अजीम अव्वल के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का दौर शुरू होता है, जिसको तुर्किश हिस्ट्री का तीसरा दौर समझा जाता है। और दोस्तों, जंग अजीम अव्वल के बाद तुर्की जब इकोनॉमिकली और मिलिटरीली हर तौर पर कमजोर हो चुका था, तो इसी का फायदा उठाते हुए ग्रीस ने भी तुर्की पर हमला किया और तुर्कों और यूनानियों की इस जंग को ग्रीको तुर्किश वार कहा जाता है, जो कि 1919 से 1922 तक जारी रही और बिल आखिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्कों को इस जंग में फतह नसीब हुई। और इसी जंग के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने ही 1922 को ट्रीटी ऑफ लोजेन के जरिए मौजूदा तुर्की की बुनियाद रखी। इसीलिए नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल को मौजूदा तुर्की में फादर ऑफ नेशन समझा जाता है, क्योंकि इस जंग के अलावा भी उसने अपनी 57 साल जिंदगी का बेशतर हिस्सा तुर्क कौम की खुशहाली और खुद मुख्तारी के लिए वक्फ की थी। और बिल आखिर रिपब्लिक ऑफ तुर्की के बानी का इंतकाल 10 नवंबर 1938 को इस्तांबुल में हुआ। दोस्तों, इस्तांबुल मौजूदा तुर्की का कैपिटल जबकि रजब तय्यिप उर्दगान इसका मौजूदा प्रेसिडेंट है। और तुर्की आज एक ताकतवर और पुरअमन रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। इसके अलावा नाजरीन, मौजूदा तुर्की की खूबसूरती और यहाँ के लोगों का दोस्ताना मजाज हर साल लाखों ट्रेवलर्स को अपनी तरफ खींचता है। जबकि तारीखी मुकामात की बात करें तो यहाँ पर सेल्जुक और ऑटोमन मोनूमेंट्स के अलावा कदीम यूनानी और रूमी तहजीब के भी आसार मौजूद है। इसके अलावा नाजरीन, यहाँ के बाशिंदे अपने रिवायती रक्स और म्यूजिक से भी बड़ा गहरा लगाव रखते हैं और जिसका इजहार अक्सर यहाँ की शादियों में किया जाता है। जबकि डोनर कबाब, पुलाव और बोरेक वगैरह यहाँ की मशहूर डिशेस है। और नाजरीन, तुर्की सोसाइटी कल्चरली एक डाइवर्स सोसाइटी है, जिसकी वजह से यहाँ की सकाफत में यूनानी, अरब, पर्शियन, जॉर्जियन और कुर्दिश असर वाज़ा तौर पर नजर आता है और यही चीज़ तुर्किश खूबसूरती को चार चांद लगाता है। इसके अलावा नाजरीन, कुदरती तौर पर तो तुर्की की खूबसूरती हर देखने वाली आँख को महसूस करती ही है, लेकिन यहाँ के लोगों की खुशमजाजी और मेहमान नवाजी यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी के अलावा तुर्की को आज एक मॉडर्न और डेवलप नेशन समझा जाता है और कई दहाइयों की रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने इस कंट्री का शुमार भी दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज में करवाया है। यहाँ की इंडस्ट्रीज और खासतौर पर यहाँ के टूरिज्म सेक्टर का इस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और नाजरीन, इन सब के अलावा तारीख, सकाफत और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, तुर्की ट्रेवलर्स के लिए यकीनन एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसीलिए नाजरीन, लाइफ अगर आपको कभी मौका दे तो इस खूबसूरत कंट्री को जरूर विजिट करना। उम्मीद है कि यह डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।